इंटेल ने सिर्फ 48 घंटों में 100 अरब डॉलर खो दिए, और ये किसी स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसलिए कि बीजिंग ने एक स्विच फ्लिप कर दिया। जो चिपों का बादशाह था वो ग्लोबल टेक वॉर का सबसे कमजोर पॉन बन गया, सिर्फ एक फैसले से जो चाइना ने चुपके से लिया, लेकिन सिलिकॉन वैली के दिल पर सीधा वार किया। एक मूव और ये पूरा अमेरिकन चिप एम्पायर हिलता नजर आ रहा है। 12 अप्रैल 2025 को चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक पॉलिसी क्वाइटरली चेंज की, जिसने इंटेल को सिर्फ 48 घंटों में 100 अरब डॉलर का नुकसान दे दिया। इस डायरेक्टिव के तहत चाइना के तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और स्टेट बैक्ड कंपनियों को मना कर दिया गया कि वो किसी भी अमेरिकन चिप मैन्युफैक्चरर जैसे कि इंटेल, एएमडी या माइक्रॉन से चिप्स खरीदें। वजह बताई गई डिजिटल सॉवरेनिटी और सप्लाई चेन रिस्क। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चंद घंटों में प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स को अपडेट कर दिया गया। अगले दिन सुबह तक चाइना मोबाइल, स्टेट ग्रिड और हुआवे लिंक्ड सर्वर वेंडर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए गए। इंटेल, जिसने सिर्फ 2024 में अपने टोटल रेवेन्यू का तकरीबन 27% यानी 22 अरब डॉलर चाइना से कमाया था, उसका स्टॉक 14 अप्रैल को ब्लूमबर्ग मार्केट्स के मुताबिक 18.3% गिर गया। ट्रेडर्स सिर्फ लॉस्ट सेल्स पर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वो इस बात को प्राइस में शामिल कर रहे थे कि चाइना अब यूएस सेमीकंडक्टर सप्लाई का पूरा फेज आउट शुरू करने जा रहा है। लेकिन अगर बात सिर्फ सेमीकंडक्टर्स तक महदूद ना हो, अगर असल निशाना कुछ और हो, जैसे कि यूएस इनोवेशन खुद, बीजिंग का ये कदम सरफेस पर डिफेंसिव लगता है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर एक ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी का पता देती है, वो भी सर्जिकल प्रिसिजन के साथ। जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट एमिली जेन, सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी (CNS) के मुताबिक ये कोई डिकपलिंग नहीं, ये एक डिलिब्रेट इरोशन है। इंटेल की चीनी कस्टमर्स पर डिपेंडेंसी ने उसे एक यूनिक तौर पर वल्नरेबल टारगेट बना दिया। इसके बरक्स एनवीडिया सिर्फ 19% रेवेन्यू चाइना से कमाता है और उसने ग्लोबली एआई पार्टनरशिप्स डाइवर्सिफाई की हुई है, लेकिन इंटेल की सेल्स का मेजर हिस्सा पीसी और सर्वर प्रोसेसर्स से आता है, जो अभी भी एंटरप्राइज और टेलीकॉम फर्म्स के जरिए चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर से गहरी तौर पर लिंक्ड है। इस थ्रेड को खींचकर चाइना ने सिर्फ इंटेल को पनिश नहीं किया, उसने अमेरिका के सबसे जरूरी टेक कॉरिडोर्स के अंदर इंटरनल डिसरप्शन क्रिएट कर दिया। इंटेल के वैल्यूएशन के कोलैप्स ने ETFs जैसे कि SOX और SMH को भी नीचे गिरा दिया, जिससे उसी दिन PHLX सेमीकंडक्टर इंडेक्स में 4.2% और 2% का डिप रिकॉर्ड हुआ। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये झटका पूरे मार्केट में महसूस हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा असर इंटेल पर पड़ा, क्योंकि वो अभी भी चाइना के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड था और ये वल्नरेबिलिटी वक्त के साथ और तेज होती जा रही है। अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखें तो इंटेल का डिक्लाइन अचानक नहीं हुआ, ये एग्जीक्यूशन फेलियर्स का रिजल्ट था जो एक दूसरे के ऊपर लेयर होते गए, स्ट्रक्चरल रिस्क के साथ मिलकर। 2011 में इंटेल के पास ग्लोबल पीसी प्रोसेसर मार्केट का 80% हिस्सा था, लेकिन 2024 के चौथे तिमाही तक ये सिर्फ 57% रह गया। IDC के मुताबिक नोड ट्रांजिशंस में मल्टीपल गलतियां जैसे कि 10 नैनोमीटर और 7 नैनोमीटर चिप रोलआउट्स में सालों की डीले ने AMD को सीरियस मार्केट शेयर वापस लेने का मौका दे दिया। साथ ही एप्पल और अमेजन ने कस्टम चिप्स डिजाइन करना शुरू कर दिए। फिर आई फाइनेंशियल तबाही। 2023 के पहले क्वार्टर में इंटेल ने 2 अरब 800 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया और 2024 के लास्ट क्वार्टर तक 12,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया गया। 2025 में जब चाइना ने प्लग खींच लिया तो तकरीबन सब कुछ चला गया। इंटेल अपनी प्राइसिंग पावर, अपनी मार्केट डोमिनेंस और स्ट्रेटेजिक प्रोटेक्शन सब कुछ खो चुका था। जैसे कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी रिसर्चर डग ओनील रैंड कहते हैं, इंटेल का बिजनेस मॉडल अब भी कल की ग्लोबलाइजेशन पर डिपेंड करता है और बीजिंग ने वो विंडो बंद कर दी है। लेकिन क्या ये मूव किसी और चीज के लिए भी हो सकता है? क्या ये उस सिस्टम का हिस्सा है जो चाइना ने चुपके से डेवलप किया है, क्योंकि एक डेडलाइन नजदीक आ रही है जो इस पॉलिसी शिफ्ट को एक रिएक्शन नहीं
बल्कि एक काउंटडाउन का आगाज बनाती है। रॉयटर्स के रिव्यू किए गए इंटरनल प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक चाइनीज गवर्नमेंट का प्लान है कि दिसंबर 2027 तक तमाम यूएस सोर्स्ड सेमीकंडक्टर्स को अपने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सिस्टम्स और टेलीकॉम इक्विपमेंट से हटा दिया जाए। इस डायरेक्टिव को क्लीन सिलिकॉन का नाम दिया गया है और इसके तहत 2026 के पहले तिमाही तक केंद्र सरकार के 80% कंप्यूटिंग सिस्टम्स को डोमेस्टिकली डिजाइंड चिप्स पर शिफ्ट करना मैंडेटरी होगा। इंटेल और उसके पीयर्स के लिए ये सिर्फ मार्केट एक्सेस का लॉस नहीं, ये उनके प्रोडक्ट्स का फोर्स्ड ऑब्सोलीसेंस है, वो भी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े टेक मार्केट के अंदर। मॉर्गन स्टैनली अब प्रोजेक्ट कर रहा है कि ये पॉलिसी 2027 के एंड तक यूएस चिप मेकर्स से 350 अरब तक का क्यूमुलेटिव रेवेन्यू छीन सकती है। जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट्स कहते हैं कि जबकि इमीडिएट लॉसेस दर्दनाक हैं, असली डैमेज लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक है। अगर चाइना इस मिशन में कामयाब हो जाता है तो ये साबित करेगा कि ग्लोबल चिप सप्लाई चेन यूएस टेक के बिना भी सरवाइव कर सकती है, हो सकता है और भी अच्छा परफॉर्म करे। और ये एक प्रेसिडेंट बनेगा ब्राजील, इंडोनेशिया जैसे मुल्कों के लिए और शायद कुछ यूरोपियन रीजन्स के लिए भी। जो बीजिंग कर रहा है वो कोई बैन नहीं, बल्कि एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, एक पोस्ट अमेरिकन टेक स्टैक के लिए। लेकिन अगर आप एक सेल्फ सफिशिएंट स्टैक बनाना चाहते हैं तो आपको कटिंग एज चिप्स की जरूरत होगी। और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का सबसे बड़ा सरप्राइज। सितंबर 2024 में टीयर डाउन फर्म टेक इनसाइट ने ग्लोबल टेक कम्युनिटी को हैरान कर दिया जब उन्होंने ये रिवील किया कि हुआवे के मेट 70 प्रो स्मार्टफोन में एक 5 नैनोमीटर किरीन चिप लगी हुई है, जो कि SMIC ने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की थी। ये चिप पुरानी डीवीओ लिथोग्राफी मशीनों से बनाई गई थी, लेकिन इसमें मल्टी पैटर्निंग टेक्निक्स यूज की गई जो पहले सब 7 नैनोमीटर प्रोडक्शन के लिए इनएफिशिएंट समझी जाती थी जब तक EUV न हो। ये खबर उन तमाम यूएस असम्पशंस के खिलाफ थी जिनके मुताबिक बिना ASML के EUV टूल्स के चाइना 14 नैनोमीटर से आगे नहीं जा सकता था। इसी वक्त इंटेल अभी भी अपने ओहायो फैब में यील्ड इश्यूज सॉल्व कर रहा था और उसका 18A नोड अब तक मास प्रोडक्शन में नहीं गया था। हुआवे का चिप सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, ये काम करता था और बिकता भी था। सिर्फ 6 महीने में हुआवे ने 45 मिलियन से ज्यादा मेट साथी डिवाइसेस शिप की, कैनालिस के मुताबिक, जो कि डोमेस्टिक डिमांड और सप्लाई चेन मैच्योरिटी का सबूत था। SMIC की रेवेन्यू 2025 के पहले क्वार्टर में 47% ईयर ओवर ईयर बढ़ गई, जो कि ज्यादातर स्टेट अलाइंड प्रोक्योरमेंट की वजह से हुई, जबकि उसी क्वार्टर में इंटेल की डेटा सेंटर रेवेन्यू 22% गिर गई। इंटेल की लेटेस्ट अर्निंग्स कॉल के मुताबिक यूएस ने ये सोचा था कि वो चाइना के टूल्स को बॉटलनेक करके रोक लेगा, कहते हैं जॉन बैटमैन, जो कार्नेगी में टेक्नोलॉजी पॉलिसी फेलो हैं। लेकिन चाइना ने ये दांव लगाया कि वो जो कुछ उनके पास है उसी को स्केल करें, और वो जीत गए। अब जबकि हुआवे का चिप इकोसिस्टम मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, तो इंटेल को चाइना के अंदर फुली रिप्लेस करने की रुकावट अब टेक्निकल नहीं, सिर्फ वक्त का मसला है। यहाँ रुकते हैं क्योंकि ये सब कुछ इस तरह से नहीं होना था। यूएस के पास टूल्स थे, पेटेंट्स थे, ग्लोबल सप्लायर्स भी थे, लेकिन किसी तरह हुआवे ने वो तमाम रूल्स तोड़ दिए बिना उन पीसेस के जो वॉशिंगटन कहता था कि एसेंशियल हैं। और अगर हुआवे स्मार्टफोन्स के साथ ये कर सकता है तो क्या होगा जब वो सर्वर्स, क्लाउड और AI चिप्स की तरफ रुख करे, जो 2015 में सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक रोड मैप था, वो अब दुनिया के सबसे अग्रेसिव इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन मिशंस में तब्दील हो चुका है। 2025 के पहले क्वार्टर तक चाइना के 75% से ज्यादा स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, जिसमें एरोस्पेस, पावर ग्रिड्स और टेलीकॉम शामिल हैं, कम अज कम एक हिस्सा अपनी सप्लाई चेन का डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर सप्लायर्स की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं। चाइना सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट के डेटा के मुताबिक हुआवे, SMIC, एलेसॉन और दूसरी कंपनियां अब हर साल तकरीबन 58 अरब डॉलर तक की स्टेट सपोर्ट हासिल कर रही हैं, जबकि यूएस फर्म्स जैसे इंटेल को सिस्टमैटिकली प्रोक्योरमेंट चेन से एक्सक्लूड किया जा रहा है।
एनालिस्ट नीना शियांग, जो कि चाइना मनी नेटवर्क की फाउंडर हैं, कहती हैं बीजिंग अब यूएस के साथ रेस नहीं कर रहा, वो एक पैरेलल इकोसिस्टम बना रहा है जो यूएस टेक का मोहताज ही नहीं। यूएस का चाइनीज चिप इंपोर्ट्स में हिस्सा 2024 में गिरकर सिर्फ 28% रह गया, जो 2021 में 41% था, जबकि डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव्स अब गवर्नमेंट कंप्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का 55% से ज्यादा हिस्सा हासिल कर चुके हैं। अब सवाल ये नहीं कि क्या चाइना यूएस फर्म्स को रिप्लेस कर सकता है, सवाल ये है कि कब तक वो इनकी जरूरत महसूस करना ही छोड़ देगा। लेकिन क्या इंटेल इससे पहले रिएक्ट कर पाएगा कि पुल ब्रिज मुकम्मल तौर पर उठ जाए, या वो विंडो अब बंद हो चुकी है? चिप्स एंड साइंस एक्ट के जरिए यूएस ने 52 अरब 700 मिलियन डॉलर के फेडरल इंसेंटिव्स अनलॉक किए, जिसमें इंटेल सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बनकर सामने आया, जिसे 8 अरब 500 मिलियन डॉलर के ग्रांट्स और 11 अरब डॉलर के लोन्स मिलने जा रहे हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने मार्च 2025 में कंफर्म किया, मगर फंडिंग के बावजूद एग्जीक्यूशन अभी भी डीले का शिकार है। इंटेल का ओहायो मेगा फैब, जिसे सिलिकॉन हार्टलैंड का टाइटल दिया गया है, अब एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो लेट 2026 में पार्शियल ऑपरेशंस स्टार्ट करेगा, लगभग 1 साल लेट। जोनिंग डिलेज एंड कंस्ट्रक्शन सेटबैक्स की वजह से वॉल स्ट्रीट जर्नल की मार्च रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान ताइवान की टीएसएमसी ने अनाउंस किया कि वो तीसरी तिमाही 2025 तक अपने एरिजोना फैसिलिटी में 3 नैनोमीटर चिप प्रोडक्शन शुरू कर देगा। इंटेल का 8 अरब 22 करोड़ डॉलर का डील, जो फरवरी में अमेजन वेब सर्विसेज के साथ हुआ, वो शॉर्ट टर्म रेवेन्यू कुशन प्रोवाइड करता है, लेकिन बर्नस्टीन के एनालिस्ट्स वार्न करते हैं कि ये इंटेल को 2027 तक चाइना से होने वाले 13 अरब 700 करोड़ के एनुअल रेवेन्यू लॉस से नहीं बचा पाएगा। जैसे कि मॉर्निंग स्टार के अभिनव दवलुरी कहते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट इंटेल को स्टेबलाइज तो कर सकती है, लेकिन ये ना तो मूर्स लॉ को एक्सेलरेट कर सकती है और ना ही खोया हुआ वक्त वापस ला सकती है। तो इसका मतलब अमेरिकन कंज्यूमर के लिए क्या है? और अगर इंटेल और ज्यादा स्टंबल करता है तो इसका बिल कौन भरेगा? इकोनॉमिक ब्लोबैक सिर्फ कॉरपोरेट बोर्डरूम्स तक महदूद नहीं रहेगा। सिर्फ 2025 में इंटेल ने ले-ऑफ्स अनाउंस किए हैं, जो 1250 एम्प्लॉइज को अफेक्ट कर रहे हैं, मोस्टली उनकी डेटा सेंटर और क्लाइंट कंप्यूटिंग डिविजन्स में, जो ओरेगन एंड कैलिफोर्निया में बेस्ड हैं। SEC फाइलिंग्स के मुताबिक ये कट्स उस शार्प 19% डिक्लाइन के बाद आए हैं जो G1 में क्लाइंट प्रोसेसर शिपमेंट्स में हुआ। एक सीधा नतीजा डिमांड गिरने और इंटरनेशनल ऑर्डर्स खोने का। अगला असर कंज्यूमर्स महसूस करेंगे। ब्लूमबर्ग के रिव्यू किए गए लीक्ड प्राइसिंग रोड मैप्स के मुताबिक टेक OEMs जैसे HP और डेल इंटेल चिप्स से पावर्ड न्यू मॉडल्स पर 12 से 17% तक प्राइस हाइक प्लान कर रहे हैं। वजह बताई गई है सप्लाई वोलेटिलिटी और कम वॉल्यूम कमिटमेंट्स। जब चाइना जैसे मार्केट में स्केल पर प्रोडक्शन एब्जॉर्ब करने का ऑप्शन नहीं होता, तो इंटेल के पास सिर्फ 2 राहें बचती हैं, या तो आउटपुट कट करें या प्राइसेस बढ़ाएं ताकि मार्जिन्स बचें। और इसका असर सिर्फ लैपटॉप्स तक महदूद नहीं, क्लाउड होस्टिंग कॉस्ट्स, एंटरप्राइज सर्वर हार्डवेयर और AI एक्सेलरेशन यूनिट्स जो हेल्थ केयर और लॉजिस्टिक्स में यूज होती हैं, उन सब की प्राइसिंग रीकैलकुलेट हो रही है। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट सप्लाई चेन इशू नहीं, ये वो प्रॉब्लम है जो अगले बिल में आपके सामने आने वाली है। लेकिन सवाल ये है, क्या पब्लिक फंडिंग और कंज्यूमर प्राइस हाइक्स के बावजूद इंटेल वाकई रिकवर कर सकता है, या ये सिर्फ एक लंबी डिक्लाइन का पहला स्टेज है? इंटेल का मुस्तकबिल अब कैपिटल और रिलायंस के दरमियान एक रेस पर डिपेंड करता है। चिप्स एक्ट से मिलने वाले 19 अरब डॉलर से ज्यादा सपोर्ट और AWS और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ स्ट्रेटेजिक डील्स के बावजूद रीबाउंड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद है, लेकिन इन्वेस्टर्स अब भी शक में हैं। इंटेल का स्टॉक पिछले 12 महीनों में PHLX सेमीकंडक्टर इंडेक्स से 31% ज्यादा अंडर परफॉर्म कर चुका है, और गोल्डमैन सैक्स के एनालिस्ट्स ने हाल ही में स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। वजह बताई गई परसिस्टेंट मार्जिन कंप्रेशन,
एग्जीक्यूशन डेडलाइंस का मिस होना और फॉरेन कंपटीशन का बढ़ता हुआ प्रेशर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटेल का इनोवेशन लीड छोटा होता जा रहा है। इंटेल का 18A नोड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मिड 2026 तक मास डिप्लॉयमेंट में आएगा, जबकि सैमसंग और TSMC ऑलरेडी 3 नैनोमीटर चिप्स की कमर्शियल प्रोडक्शन में है और 2 नैनोमीटर प्रोटोटाइप्स को रैंप अप कर रहे हैं। फॉर्मर CEO पैट गेल्सिंगर, जो अब एक स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी रोल में वापस आए हैं, उन्होंने मार्च में CNBC को दिए गए इंटरव्यू में कहा, बात सिर्फ एक क्वार्टर जीतने की नहीं, बात यह है कि क्या हम अगले 10 साल तक इस गेम में रह पाएंगे या नहीं। लेकिन गेम में रहने के लिए सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं चाहिए होती, उसके लिए टेक्नोलॉजिकल क्रेडिबिलिटी भी वापस हासिल करनी पड़ती है और इंटेल अभी तक वो डिलीवर नहीं कर सका। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ इंटेल ही टारगेट है, तो दोबारा देखिए, चाइना का अगला कदम और भी ज्यादा करीब से असर डालेगा। आज इंटेल हेडलाइन में है, लेकिन ये एंड गेम नहीं है। चाइना सिर्फ एक कंपनी को आइसोलेट नहीं कर रहा, वो ये डिसाइड कर रहा है कि ग्लोबल टेक रेस में कौन शामिल हो सकता है और कौन नहीं। और अगर आप अभी भी ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ चिपों का झगड़ा है, तो आप असल पॉइंट मिस कर रहे हैं। बीजिंग का अगला स्टेप गैलियम, रेयर अर्थ्स और याई ट्रेनिंग चिप्स पर फुल स्केल एक्सपोर्ट बैन। वॉशिंगटन का रिस्पॉन्स जरूर आएगा, लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी होगी, क्योंकि इस टेक वॉर के पीछे एक और गहरा सवाल छुपा है। क्या वो मुल्क जो सेमीकंडक्टर एरा का बानी था, अपनी खुद की फॉरेन सप्लाई चेन पर डिपेंडेंसी के साथ सरवाइव कर सकता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।